नमस्कार, मैं मनु पवार। 90 के दशक में यानी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दिनों की बात है। उत्तरकाशी में कला दर्पण नाम की एक संस्था थी जो कि सुवर्ण रावत के लिखे एक नाटक को कई जगह मंचित किया करती थी। उस नाटक का नाम था 2020 यानी 2020। उसमें करीब 3 दशक बाद के उत्तराखंड राज्य की कल्पना की गई थी कि भविष्य में उत्तराखंड की राजनीति का कितना क्रूप चेहरा सामने आ सकता है। मैंने भी वो नाटक कई जगह देखा उस समय, और उस नाटक के तंज जो है वो बहुत गुदगुदाते थे। हमने उस नाटक को तब हंसी में उड़ाया क्योंकि तब मैं ही क्या, कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पहाड़ के लोगों के बलिदानों से हासिल राज्य की भविष्य में ऐसी बदरंग तस्वीर सामने आएगी कि कोई विधायक सरेआम बंदूकें लहराते हुए निकले, कोई पूर्व विधायक अपने गुंडों के साथ आकर गालियां और गोलियां बरसाने लगे। हम पहाड़ के सीधे साधे लाटे काले लोग ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखते रहे हैं, लेकिन हमारे अपने राज्य में हरिद्वार जिले के खानपुर में जो कुछ हुआ उससे पूरा राज्य शर्मसार है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा, जिनकी की बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से नजदीकी है, इन दोनों के करतूतों से पूरे देश में उत्तराखंड की एक बेहद खराब छवि उभरी है। उस उत्तराखंड राज्य की जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है, जहां के मुख्यमंत्री का प्रचार तंत्र उनकी इमेज मेकिंग धाकड़ सीएम के रूप में करता रहा है। उनके राज्य में आलम यह है कि विधायक, पूर्व विधायक सरेआम गंदी गंदी गालियां बकते हुए, बंदूकें लहराते हुए गोलियां दाग रहे हैं, लोगों में दहशत फैला रहे हैं, कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं सरेआम। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा पर किसका वरद हस्त है? वो कौन है जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया, इन्हें बचाया, इनकी करतूतों पर पर्दा डालते रहे और इन्हें इतना ताकतवर बना दिया? इस वीडियो में इन दोनों माननीयों की क्राइम कुंडली और इनके पॉलिटिकल कनेक्शन खंगालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गजेंद्र रावत, जो कि उत्तराखंड की राजनीति को बहुत पैनी नजर से देखते रहे हैं और अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। तो देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट गजेंद्र रावत जी। गजेंद्र भाई, बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र चला उधर कानपुर में, हरिद्वार में, तो वीडियो तो सबने देखा, सब सोशल मीडिया पे वायरल है, सब जगह देखे थे लोग उसे। असल में हुआ क्या था, मतलब इसके पीछे वीडियो तो सबने देख ही लिया है, कहानी क्या है पीछे की कहानी? इसके पीछे की कहानी कोई नई नहीं है, और ये सिर्फ इसलिए नया आपको प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये अब सार्वजनिक रूप से ये दिखाई दे रहा है। वरना इन दोनों लोगों को इस प्रकार से करते हुए कई बार मतलब सुना जाता है कि ये इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। और उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इस प्रकार के लोग सदन में पहुंच रहे हैं, इस प्रकार के लोग आज मुख्यमंत्री निवास में बैठ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का, बड़े बड़े नेताओं का ऐसे लोगों के घरों में आना जाना है व्यक्तिगत रूप से। इनके घर में जन्मदिन के केक काटे जा रहे हैं, इनके साथ रोज उठना बैठना हो रहा है, तमाम बातें शेयर हो रही है। और मुझे अभी ध्यान है, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री धामी का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि चैंपियन से उनकी दोस्ती 25 साल पुरानी है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आपने देखा कि जो ये उमेश कुमार हैं, जो स्टिंग मास्टर हैं, इनका ये खुद ही कहते हैं कि ये तो जब सबसे पहले देहरादून आए थे तो भगत सिंह कोश्यारी के घर गए थे। भगत सिंह कोश्यारी सीएम हुआ करते थे और पुष्कर सिंह धामी जनसंपर्क अधिकारी उनके थे। ये उस दौर से उन लोगों के साथ में है। तो ये जो भी है, आज मेरा मानना है ये जो लोग कर रहे हैं, इसमें मेरे को आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि ये करने वाले बहुत कम कर रहे हैं, बल्कि असल दोषी वो लोग हैं जिन लोगों ने इनको इन भारी भरकम पोजीशन पर पहुंचाने का काम किया है। एक आदमी जो है जिसका दल बदल के तहत अब तक 2 साल पहले विधायकी चली जानी चाहिए थी,
तो यहाँ की विधानसभा अध्यक्ष उस फाइल को दबा के बैठी हुई है। दल बदल के कानून के तहत पिछले टेन्योर में 3 विधायकों की विदाई की गई। राजकुमार थे पुरोला से, दूसरे आपके जो है राम सिंह खेड़ा थे भीमताल से, और तीसरे आपके जो है प्रीतम पंवार थे। मतलब 2 निर्दलीय विधायकों की विदाई किस लिए गई, वो भाजपा में चले गए। उमेश कुमार निर्दलीय विधायक है, उन पर दल बदल कानून लगता है। उसके पर्याप्त साक्ष्य जो है रितु खंडूड़ी के पास मौजूद है, जो वहां याचिका लगाई गई है। इसके बावजूद 2-2.5 साल का काल और कट गया और उसमें कहा जा रहा है कि वो विधि की राय ले रही हैं। तो किसी विधानसभा अध्यक्ष के लिए इस प्रकार से ऐसे लोगों का बचाव करना, एक प्रकार से बचाव करना ही कहा जाएगा कि भाई जिस व्यक्ति की जब आपके सामने ही, आपसे पहले जब प्रेमचंद अग्रवाल वहां विधानसभा अध्यक्ष थे, तो दल बदल के तहत जब 3 लोगों की विधायकी जा सकती थी तो उनकी गई। और आज अगर आपने जो है उमेश कुमार को बचाने का काम किया है तो निश्चित रूप से गंभीर खड़े होंगे कि भाई आखिरकार आपकी ऐसी क्या मजबूरी है। आपने एक और प्रकरण अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर एक गंभीर सवाल है। उमेश कुमार ने सदन में कहा कि 500 करोड़ रुपए से गुप्ता बंधु जो है धामी सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर बात यह मनु भाई इसलिए है कि सदन की कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है। बार बार टोका जाता है, रोका जाता है ऊपर, लेकिन उस चर्चा का कोई मायने नहीं था, वो कोई सच बात नहीं थी। उस झूठ को कि 500 करोड़ रुपए से सरकार गिराई जा रही है, गुप्ता ब्रदर्स सरकार गिरा रहे हैं, ऐसी बातें फैलाने के बावजूद न तो वो बात जो बयान सदन में दिया गया उसे न तो सदन की कार्यवाही से हटाया गया और न उस व्यक्ति को ये सब बोलने का जो है रोका गया और न ये पूछा गया कि जो आरोप आप लगा रहे हैं, जो बात आप किसी सरकार को गिराने को लेकर कह रहे हैं, उसके पीछे फैक्ट क्या है। और न ही उस आदमी का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, न उसका नार्को टेस्ट हुआ, जो होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा ये आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और ये बात इसलिए भी गंभीर है कि ये बाकायदा धामी सरकार को गिराने को लेकर जो कह रहे थे, तो भाई आपने तभी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। और इसलिए अब आपको जो चौराहे पर दिखाई दे रहा है ये सब बातें, ये बेहद गंभीर है। और इसकी गंभीरता को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस आदमी का इतिहास कीस स्टिंग करने का है, लोगों को फोन टेप करने का है, लोगों के खिलाफ सरकारें गिराने का और उनके वहां सौदेबाजी करने का है, उस आदमी की जो सीडी जब प्रणब सिंह चैंपियन कुछ दिन पहले देहरादून की प्रेस क्लब में उन्होंने चलाई, उन्होंने बताया देखिए ये इसका जो कुकर्मों का सीडी है, तो फिर उसमें बहुत बवाल हुआ, चारों तरफ बातें हुई, फिर वो उसको स्टे कराने के लिए बाकायदा कोर्ट गए। तो कितनी बड़ी बात है कि जिस आदमी ने दूसरों के स्टिंग ऑपरेशन किए, दूसरों के फोन टेप करके जगह जगह सुनाए और जिसके लिए कुख्यात है, वो आदमी कहता है ये डीप फेक वीडियो है। मैंने भी कुछ महीने पहले देखे थे, कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने ट्विटर पे उनके वीडियो डाले थे, अश्लील वीडियो थे पुराने। अब वो कब के थे क्या थे मुझे नहीं पता, वो भी स्टिंग का ही हिस्सा लग रहा था। कथित तौर पर उनके वीडियोस जो हैं इसने कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे, काफी दिन तक वो रहे थे। उसके बाद जो है वो शायद हटा दिए गए, पता नहीं क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि सीएम धामी साहब कह रहे हैं कि 25 साल से चैंपियन साहब को जानता हूं और ये जो उमेश कुमार हैं इनके उनके घर आना जाना है, बर्थडे में केक कटता है, तो मतलब दोनों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है और शायद बड़े लेवल पे होगा तभी इतना दुस्साहस कर सकते हैं कि आप खुलेआम जो है गोलियां चला रहे हैं, आप किसी घर में घुस जा रहे हैं। क्या इनको बहुत हाई लेवल का पॉलिटिकल संरक्षण हासिल है इन दोनों लोगों को? आपको ध्यान होगा कि अभी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उमेश कुमार का नाम जब चला कि भाई वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस बीच शैलजा के साथ उनका फोटो आया, जो कांग्रेस में बड़े पद पर है और सांसद भी हरियाणा से, उत्तराखंड की प्रभारी है। उस कांग्रेस पार्टी में उमेश कुमार को लेकर इस बात की चर्चा हो रही थी कि हरिद्वार का जो है इनको टिकट दिया जाए। तो जिस व्यक्ति ने उनकी सरकार गिराने को लेकर भारी भरकम षड्यंत्र किया, हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन किया, वहां जो है लेन देन की बात करी, अपनी ओर से सब कुछ किया, उस व्यक्ति का नाम उस पार्टी में आज अगर लिया जा रहा तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी के संपर्क का जो लेवल है, उसके स्टिंग ऑपरेशन और जो सीडी का जो कारोबार है वो किस लेवल का होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो इस प्रकार के कामों के लिए बताया जाता है कि ऐसे लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं, ये और गंभीर बात है। और जिस अंदाज में वो धामी सरकार के इर्द गिर्द उनके मंत्रियों के साथ में, दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने वर्षों का इनका जो याराना दिखाई दे रहा है आपको ध्यान होगा कि जब निशंक सरकार थी
तो निशंक सरकार के दौरान इनको तड़ी पार कर दिया था उमेश कुमार को, और वो तड़ी पार करने वाले उस समय कोई और व्यक्ति नहीं थे, इनके मुख्यमंत्री थे, और बाकायदा इनकी गिरफ्तारी के लिए वही परमेंद्र डोभाल गए थे जो कल देहरादून, जो अभी वर्तमान में उसी हरिद्वार में पुलिस कप्तान है। तो जिस व्यक्ति को 1 महीने पहले तक पुलिस ढूंढ रही थी, पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, अचानक से निशंक की कुर्सी गई, और जब खंडूड़ी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था तो वही व्यक्ति वहां पर जो है उसी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच गया। तो इसका मतलब बीजेपी के जो धड़े हैं, जो कांग्रेस के धड़े हैं, इन अलग अलग लोगों के साथ भी इनकी बहुत अच्छी जो है अदावत रही है। वो किस कारण है? व्यापारिक रिश्ते हैं, स्टिंग ऑपरेशनों का दबाव है, या वो वही जो है उन लोगों की भी कोई सीढ़ी बनी हुई है जिसके वो दबाव में हो सकते हैं। ये वो तमाम सवाल हैं इस स्टेट के भीतर। इस राज्य में इसलिए गंभीर है क्योंकि जिस अंदाज में सब हो रहा है, अभी आपने देखो कि कौन आदमी इनके खिलाफ कुछ बोल रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन कौन से दबाव, किस प्रकार के दबाव में से ये लोग चल रहे हैं। आपने एक बात तब भी देखी जब जो है इनके ऊपर जब बहुत ज्यादा मुकदमे थे, उन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे। विजय बहुगुणा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उनको चिट्ठी लिखी अजय भट्ट ने। अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष, यानी कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों दलों के बीच में जो नेता हैं, जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए, ये दोनों लोग उसकी जो पैरवी कर रहे हैं कि इसके मुकदमे खत्म करो, मुकदमे भी तुम ही लगा रहे हो, मुकदमे तुम ही खत्म करने की बातें कर रहे हो। तो ये जो जाल है, ये जो मकर जाल है, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। अभी तो एक नई बात भी सुनने में आ रही कि उमेश कुमार उत्तराखंड की क्रिकेट में घुसने की बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो है बीसीसीआई का रास्ता यहीं से खुलता है, और एक बहुत बड़ी पोस्ट इस देश में है, तो वहां का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। इसी स्तर का आपने चैंपियन का कृत्य भी देखा है। चैंपियन कांग्रेस से छोड़कर जो है भाजपा में आए, भाजपा वालों ने उनको टिकट दिया, फिर वो विधायक हो गए, उसके बाद अगली बार उनकी पत्नी को दे दिया, और आज भी एक बार उनका निष्कासन भी हुआ जब वो हथियार लहराते हुए जो है रिकॉर्ड हुए थे। लेकिन आज की स्थिति तो वही है कि आज उस पार्टी में दोबारा वापस ले ली है, क्योंकि इनको चुनाव में जाना था। ये स्थिति है कि आज मेरा मानना है कि उमेश कुमार और जो ये चैंपियन है, ये दोनों जो भी चौराहे पर आज ये बंदूकें लहरा रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, और इनकी भाषा शैली आपने देख ली, आप समझ सकते हैं कि इन दोनों लोगों को न तो उत्तराखंड आंदोलन प्राप्ति का जो आंदोलन था उसकी कोई समझ है, न इन दोनों लोगों को ये मालूम है कि इस राज्य को पाने के लिए 22 जवान बच्चों ने, मतलब वो समय 2-3 तो मेरे से कम उम्र के थे, वो शहादत शहीद हो गए 1994 में। तो उन लोगों की शहादत से ये राज्य इसलिए नहीं बना था कि इस प्रदेश में कोई व्यक्ति आएगा, अपने स्टिंग ऑपरेशनों के माध्यम से सत्ता में सांठगांठ कर लेगा, दूसरा जो है खानपुर वाली पॉलिटिक्स में इस प्रकार से करेगा। तो निश्चित रूप से इन दोनों से ज्यादा दोषी मैं आज उन भगत सिंह कोश्यारी को मानता हूं कि जिन्होंने राज्यपाल पद पर बैठे हुए भी वो उनके घर में जाकर उनके सर पे हाथ रखकर जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस आदमी की विधायकी जानी चाहिए थी। उन सत्तासीनों का बहुत बड़ा दोष है जिन्होंने ये क्या नाम आपका चैंपियन की इन तमाम हरकतों को देखने के बावजूद वापस अपनी पार्टी में लिया। हमारे ही नेताओं ने इनको संरक्षण दिया। अब इनके क्या हित उनसे साध रहे थे ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हित सदरे होंगे तभी जाके जो है इतना घुसपैठ कर पाए। और आज इनकी ये हिम्मत हो रही है कि खुलेआम जो है लहरा रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, बंदूकें लहराएं, आपस में लड़ मरे, वो अलग मसला है। चैंपियन तो एक बार जो है उत्तराखंड को गाली देते हुए वीडियो में कैद हुए थे जब वो बंदूकें लहरा रहे थे। तो इनको तो खैर उत्तराखंड की जो मूल भावना है उससे कोई सरोकार तो है नहीं। तो धंधे का कोई इमोशन, धंधे में तो कोई इमोशंस होता नहीं है, तो ये धंधेबाज लोग हैं, इनका कोई इमोशंस तो उस तरह से हमसे तो जुड़े हैं नहीं। तो क्या अब जिस तरह से चीजें जा रही हैं, मतलब उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में जिस तरह के बाहुबल आ गया है, तो ये तो मतलब इसका तो फैलेगा, ये तो मतलब ऐसा है, क्योंकि भविष्य में हमारे यहाँ जो सीटों का परिसीमन होगा, विधानसभा सीटों का, तो जो पावर सेंटर है वो तो इधर ही आ जाएगा, हरिद्वार में, इधर सब। तो ये तो मतलब बड़ा खतरनाक संकेत है। इन दो लोगों की गुंडागिर्दी का जो आज वर्तमान आलम है, वो आप उस बात को समझिए कि अभी कुछ महीने पहले देहरादून में एक रवि बटोला नाम का हमारा पहाड़ का आदमी था, उसको गोली मार दी गई, और इसी प्रकार के लोग आए थे। किसी ने कहा मेरठ से आ गए, किसी ने कहा मुजफ्फरनगर से आ गए, क्योंकि यहाँ कोई चेक बैलेंस हो नहीं, यहाँ कोई किसी को ढूंढ नहीं रहा तू कब आया, कैसे आया। यहाँ की जो सरकारें रही हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक नियम बना दिया कि भाई जो 2003 में यहाँ आ गया वो यहाँ का नागरिक हो गया। जो आदमी 15 साल पुराना कोई फर्जी कागज में लेकर आ जाएगा
मतलब अगर मनु पवार किसी को लिख के दे देते कि फलाने यादव जी मनु पवार के गांव पौड़ी में पिछले 20 साल से किराएदार हैं, तो वो उस आदमी को भी उसके वही अधिकार हैं जो यहाँ के मूल निवासी व्यक्ति के अधिकार हो जाते हैं। उसके बच्चे को भी मेडिकल की परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग की, सरकारी नौकरी में वही अस्थायी निवास के आधार पर जो है सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो सवाल ये है कि ये जो लोग, आज आपने जो वो हत्याकांड देखा बड़ोला वाला, आपने इसके बाद हरिद्वार में भी इस प्रकार की घटनाएं देखी, जो अपराध की तरफ ये जो है बड़ी तेजी से ये प्रदेश जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ हो रही है। आपने देखा कि पिछली बार जब अंकिता हत्याकांड हुआ था, आज तक क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं। आज वो लोग चौड़े होकर वोट मांग रहे, वो घूम रहे उनकी पार्टी के, वो तमाम जिन जिन लोगों के ऊपर तमाम एलिगेशन थे कि ये लोग बचाने का काम कर रहे थे। आज अपराध की जो जब हम बात करते हैं तो पूरे देश का जो उसके आंकड़े निकल कर आते हैं, तो बताते हैं कि महिला अपराध से लेके और इस प्रकार के जो तमाम अपराध है उनमें उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक नई चीज अभी आप देखना, कुछ दिन बाद ये लोग कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में दिल्ली से आप देहरादून पहुंचने वाले हैं। एक्सप्रेस वे बन गया है, उसका सिर्फ अब जो है रिबन काटना बाकी है। तो जिस दिन वो रोड खुलेगा तो पवार जी आप उस दिन देखिएगा तमाशा। यहाँ उस दिन आपको पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली, मुंबई, पता नहीं कहां कहां से चोर, डकैत, बदमाश और इस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो आएंगे। वो 2.5 घंटे में यहाँ आगे बैठेंगे, देहरादून में किसी का मकान किराए पर लेंगे और उसके बाद वो यहाँ के अस्थायी निवासी कहलाए जाएंगे। और उसके बाद उन्हीं में से कोई व्यक्ति इसी प्रकार से विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा। और जिस प्रकार से आपने अरुण गवली का नाम सुना होगा ना, अरुण गवली भी कहता था कि वो जो है जनता के हित में काम करता है, वो राशन बंटवाता है, गरीबों को कपड़े बंटवाता है, वो फ्री की दवाइयां बंटवाता है। तो अगर ऐसे अरुण गवली इस प्रदेश में पैदा होने लग जाएं तो आप समझ लीजिए कि इस प्रदेश को, इस प्रदेश, हमारा कोई उत्तर प्रदेश के लोगों से झगड़ा नहीं था। हम तो यही चाहते थे कि भाई जो हमारे साधन है, हमारे संसाधन है, उन पर पहला अधिकार हमारा हो। पहाड़ के व्यक्ति को भी जो है वो सब सुख सुविधाएं मिले, जिसका वो अधिकारी बनता है वो अधिकारी है, जो जो उसके उसके राइट्स है, वो उसके संवैधानिक अधिकार है, तो वो सब उसको मिलने चाहिए। तो अब वो सब ना होकर जब ये पोजीशन आ गई है, तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर इन प्रकार की व्यवस्थाओं पर अंकुश नहीं लगेगा, और जो अगले वर्ष जो है परिसीमन की बात आ रही है, उस परिसीमन में हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें बढ़ने वाली हैं। जिस ऋषिकेश में अभी 2 दिन पहले तक आप शंभू पासवान को कोस रहे थे कि भाई बिहार का आया आदमी, वो आपने जो है यहाँ मेयर का टिकट क्यों दे दिया? तो शंभू पासवान, उनके साथ जो यादव जी, मांझी जी और तीसरे चौथे जो भी आए होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग 2027 के बाद, मतलब जो जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कितनी सीटें बढ़ी हैं, यहाँ खूब सारे ये लोग दिखाई देंगे। उमेश कुमार के कई स्वरूप और कई कुरूप आपको जो है अगले परिसीमन के बाद इस प्रदेश में दिखाई देंगे। ये प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता है। तो जो उत्तराखंड राज्य बनने का मूल मकसद था, जो मांग थी, जो इमोशंस थे, जो फीलिंग थी, वो सब मतलब 24 साल में ही जो है सिर के बल खड़ी हो गई, उल्टा पुल्टा हो गई है। क्या चैंपियन पे जो एक्शन हुआ है वो क्या वो सिर्फ प्रतीकात्मक है या उसका कोई मतलब है, या बीजेपी इससे पल्ला झाड़ लेगी, चैंपियंस को निकाल बाहर करेगी, या क्या कुछ कर सकती है? कोई एक्शन संभव लग रहा है आपको ऐसे में? पिछली बार जब चैंपियन ने हथियार लहराने और उत्तराखंड को गाली देने का काम किया था, तो मैं ही वो व्यक्ति हूं जो नेहरू कॉलोनी में जो है इसके खिलाफ तहरीर देने गया था, और मैंने कहा था कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि हम लोग उतने ताकतवर लोग नहीं है, तो हमारी शिकायत वहां दर्ज नहीं की गई। लेकिन उसका एक असर जरूर हुआ। वो नेशनल मीडिया में वो बात आई कि उत्तराखंड से कोई पत्रकार है, उन्होंने इस प्रकार के बददिमाग जो विधायक हैं उनके खिलाफ शिकायत की है। तो उसका असर सिर्फ इतना हुआ कि इन लोगों ने उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया, और बाकायदा अजय भट्ट से लेकर अनिल बलूनी को हमने देखा कि संसद के बाहर बयान दे रहे थे कि हमने बर्खास्त कर दिया है। लेकिन फिर वही बात है कि अब तो ये भाजपा कहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, चोर हो, डकैत हो, उसका इतिहास कुछ भी है, वो उसको अपने यहाँ ला रहे हैं, उसको जो है त्रिवेणी घाट पे जाके नहला रहे हैं, फिर उस पर गंगा जल पिला रहे हैं, गाय का दूध पिला रहे हैं उसको, फिर उसकी धूप बत्ती जलाकर उसकी आरती उतार रहे हैं, फिर कह रहे हैं पवित्र हो गया है, अब तो जो है ये बहुत बढ़िया हो गया। इसको निकाल भी देंगे तो बहुत ज्यादा इसका कुछ होना नहीं है। अभी तो मुझे इस बात की भी आशंका है कि ऐसा ना हो कि 2027 का जो जब विधानसभा चुनाव आएगा, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उमेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय से लेकर बड़े बड़े नेताओं के बीच में
उनकी साठगांठ की बात आती है, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना बताया जा रहा है। तो इस बात की भी पूरी तस्वीरें भी संभावना है। वो खुद जो है तस्वीरें भी शेयर करते हैं, खुद बड़े फख्र से हाँ, जो है वो तस्वीरें शेयर करते हैं कि वो मैं जो बड़े है वो इनसे मिला। अमित शाह के प्रोग्राम में वो दिखाई दे रहे थे कि भाई उनको वहाँ दिल्ली में इगास कार्यक्रम में जा रखे हैं। जिस आदमी को इगास के बारे में पता नहीं, कुछ लेना है कि ना देना, तो इस बात के कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको टिकट ना दें लोग, बिल्कुल दिया जा सकता है। और इस सारे प्रकरण से बीजेपी कांग्रेस का भला बुरा हो सकता है, कि इनको कुछ सीटें मिल जाएं, ये चुनाव जीत जाएं, फिर सरकारें बना ले, लेकिन असल नुकसान जो है उत्तराखंड का हो रहा है। असल नुकसान उत्तराखंड का हो रहा है। आखिरी सवाल गजेंद्र भाई, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पूरी चीजों को देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इतने टाइम से चीजों को समझ रहे हैं वहां पे, तो क्या ये जो दोनों का झगड़ा है, खानपुर वाला मामला, ये दुश्मनी जो दोनों के बीच रंजिश है, पॉलिटिकल रंजिश, इसका कोई जो है कुछ होने वाला है आगे? क्या 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 दिखता है आपको? देखिए, राजनीतिक लड़ाई तो पूरे देश में दुनिया में चलती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो स्वाभाविक भी है। लेकिन उत्तराखंड जैसे उस शांत प्रिय प्रदेश के भीतर हथियार लहराना, गाली गलौज करना, एक दूसरे घर जाके फायरिंग करना, तमंचा दिखाना, ये सब करना, ये यहाँ उत्तराखंड की सरकार का फेल्योर है। इस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। इस सरकार को जहां भी 2 दिन बाद नेशनल गेम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उस प्रदेश में आज गोलीबारी हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं क्या? कहाँ यहाँ के डीजीपी और कहाँ है कानून व्यवस्था? इनको जवाब देना पड़ेगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज आप यहाँ मेहमानों को लेने देहरादून हवाई अड्डे पर गाड़ियां खड़ी हैं कि कल हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं, उद्घाटन होने वाला है, सब चीजें हैं, और आज यहाँ गोलीबारी हो रही है। कितनी शर्म की बात है इस प्रदेश के लिए कि जिस दिन जो है भारत के राष्ट्रपति यहाँ देहरादून में थी, उस दिन डाका पड़ गया 20 करोड़ रुपए का रिलायंस के यहाँ, उसका आज तक 1 रुपए का सोना चांदी कुछ वसूल नहीं हुआ। उसी प्रकार की डकैती आपने देखा कि अगली बार जो है हरिद्वार में हो गई, उसका भी आज तक क्या क्या कर लिया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। और अब जो ये गोलीबारी हो रही है, गाली गलौज हो रही है, जो असल जो नुकसान है उत्तराखंड की छवि को लेकर है, जिस उत्तराखंड को देवभूमि, चार धाम के लिए, यात्रा के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए जाना जाता है, ये देवताओं की भूमि है। जब आप इस प्रकार का जो आचरण कर रहे हैं और सरकारों का पक्ष सिर्फ राजनीतिक रह जाएगा, चुनावी रह जाएगा, सीट जीतने और हारने का होगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और मेरा मानना है कि इस प्रदेश के डीजीपी से लेके इस प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम उन राजनेताओं को इस बार एक कड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो कम से कम वो पीएमओ को भी जरूर लेना चाहिए जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों को लेकर देहरादून में आ रहे हैं। बहुत बड़ा गंभीर सवाल है भाई ये। जिस हरिद्वार में लोग कुंभ नहाने आ रहे हैं, जब कल के दिन ये खबर पूरे देश में आज चल रही है कि वहां के जो है भाजपा और इनके जो भाजपा के जो साथी हैं, वो साथी हैं उन दो सरकारों के, वो लोग आज वहां गोलीबारी कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर उत्तराखंड का ये माहौल आप बता दोगे तो आप चाहे कितनी बड़ी सड़कें बना दो, कौन सा एक्सप्रेस वे बना दो, आप उत्तराखंड का बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो ऐसे लोगों को वोट देकर जो है इतने बड़े पदों पर बिठा रहे हैं। और वो लोग भी बहुत बड़े दोषी हैं जो इन लोगों को रॉबिन हुड जैसी जो है इनकी इमेज बताते हैं कि भाई साहब ये तो बहुत बड़े जनता के हित में काम करने वाले हैं। तो हमारे प्रदेश को ऐसे इस प्रकार के जो गुंडा बदमाश टाइप की जो छवि के जो लोग हैं, इनके यहाँ इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है और इनका बिल्कुल सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से यहाँ से जो है बहिष्कार किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए, लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो धाकड़ इमेज जो है पेश की जा रही है धामी साहब की, उसको तो जो है पलीता लग गया है इस तरह से। हालांकि वो मैनेज कर लेंगे, जिस तरह से चीजें चल रही हैं वो चीजें सब मैनेज हो जाती हैं। तो लेकिन उत्तराखंड की जो छवि है उसको बट्टा जरूर लग रहा है, कम से कम इन दोनों लोगों की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र भाई, आपने समय दिया और इतनी शानदार चर्चा इस पे हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी जो है कुंडली आपने खंगाली, इतना इनका अतीत जो है, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने का, धन्यवाद। ओके, नमस्कार।